हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर फतेह सिंह भाटी से एक भेंटवार्ता। आप एक निश्चेतना विज्ञानी हैं और कोरोना के बारे में बहुत सी बातें इनसे हम करने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो आम शब्दों में कोरोना और कोरोना संक्रमण के बारे में आप बताएं सर। नमस्कार। कोरोना बेसिकली एक तरह का वायरस है जो अभी लोग जैसा समझ रहे हैं कि ये कोई नया वायरस आया है। तो कोरोना वायरस पहले से ही इन्फ्लुएंजा जो अपन कहते हैं, फ्लू कहते हैं, इसमें कई तरह के वायरस होते हैं। कोई 21 प्रकार या इससे भी अधिक तरह के वायरस होते हैं। उसमें कुछ कोरोना वायरस भी पाए जाते थे पहले भी, लेकिन अभी जो ये वर्तमान में जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, यह कोरोना वायरस, इसको विशेष नाम दिया गया है नोवेल कोरोना, या साइंटिफिक नेम हम कहें तो SARS-CoV-2, मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जो कि कोविड-19 डिजीज जो होती है वो करता है। और यह पहले वाले जो कोरोना वायरस थे उनसे काफी सीवियर होती है, इसलिए हम सब के लिए चिंता का विषय है। सर, एक बात बताएं, मॉर्टेलिटी रेट सर बड़ी अच्छी रिकवरी भी हो जाती है, तो क्या आम सर्दी जुकाम से आदमी जैसे 3 दिन या 7 दिन में रिकवर होता है? हाँ, वायरस डिजीज अमूमन जितनी भी है मैक्सिमम सब में सेल्फ रिकवरी होती है। वायरस जिसको हम चिकित्सा की भाषा में एंटीजन कहते हैं, जैसे ही हमारे शरीर में जाता है तो हमारा शरीर का एक जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यून सिस्टम होता है, वो रक्षा के लिए उस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाता है। डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज होती है और वो एंटीबॉडीज उस एंटीजन से इस तरह से जाके जुड़ जाती है कि वो एंटीजन जिस ऑर्गन पे या जिस सेल पे जिस तरह से काम करना चाहिए रिसेप्टर पे, वहां काम नहीं कर पाता है और धीरे धीरे वो एंटीजन खत्म हो जाता है और हम रिकवर होने लगते हैं। तो इस डिफेंस सिस्टम में जब कभी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होता है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है या कुछ ऑलरेडी उनको डिजीज है जिसके कारण उनको पहले से ही दिक्कत है, उन लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि वो उस एंटीजन को खत्म करने से पहले उनके बाकी सिस्टम काम करना कम हो जाते हैं या काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए उनके लिए ज्यादा घातक है। अदरवाइज यह भी मतलब अपने आप ठीक होने वाली डिजीज है, जैसी अमूमन वायरस डिजीज होती है। फ्लू भी होता है, अपने 7 दिन में हो जाता है। इसका पीरियड थोड़ा सा लंबा है, जरूर 3 से 4 वीक लग जाते हैं, पर ठीक हो जाती है। सामान्यतः उम्र के साथ में जैसे ओल्ड एज होती है तो इम्यून सिस्टम हमारा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और यंगर एज में आपका इम्यून सिस्टम ठीक है, उन लोगों को बहुत कम परेशानी हुई है। ऐसा नहीं है, कोई भी 100% श्योर तो नहीं है कि इस एज ग्रुप में या इस तरह के आदमी में कुछ नहीं होगा, लेकिन मोटे तौर पे जो पाया गया है, जिसको हम कोमॉर्बिड कंडीशंस कहते हैं, जिनको पहले से ही जैसे अस्थमा है या सीओपीडी है, ब्रोंकिएक्टेसिस है, मतलब रेस्पिरेशन की डिजीज ऑलरेडी है, जिनको पहले से लंबे टाइम से चल रही है, कॉम्प्रोमाइज सिस्टम है उनका, या आपके हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, किडनी की क्रोनिक डिजीज है, लीवर की डिजीज है, इस तरह की डिजीज से जो पहले से पीड़ित लोग हैं, उन लोगों को उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है, और बाकी सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो एंटीजन या वायरस जो होता है उन पे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से बीमार करता है उनको। उनकी रिकवरी में काफी दिक्कत आती है, और मोर्टेलिटी रेट जो है वो इस तरह के मरीजों में या एक सर्टेन एज के बाद में 75 एंड एबोव वालों में काफी ज्यादा है। लक्षण क्या होते हैं डॉक्टर साहब? लक्षण बहुत इतने तरह के हैं कि असल में इसको पहचानना डॉक्टर के लिए भी काफी मुश्किल होता है जब तक कि टेस्ट नहीं हो। फिर भी जो कॉमन सिम्टम्स है, सामान्य लक्षण है, उसमें बुखार का आना, काफी तेज बुखार आता है, खांसी जो सूखी खांसी होती है अक्सर, इसमें रेस्पिरेटरी डिजीज से जो पहले से ही लोग पीड़ित है, जैसे ब्रोंकाइटिस है या ब्रोंकिएक्टिस, उन लोगों के बलगम वाली खांसी भी आ सकती है। अदरवाइज सूखी खांसी आती है, थकावट सी महसूस होती है, आपके शरीर में बॉडी एक जिसको हम कहते हैं, पूरे शरीर में दर्द जैसा महसूस होता है। ये कॉमन सिम्टम है जो सब में पाए जाते हैं। और कुछ पेशेंट में से आपकी गंध जो सूंघने की शक्ति है वो चली जाती है,
कुछ में सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है। हाँ, इस तरह की क्षमता चली जाती है। कुछ में उल्टी आना, दस्त होना, पेट दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स भी पाए गए, पर ये बहुत कॉमन नहीं है। कॉमन खांसी, बुखार और सर दर्द, शरीर दर्द, ये वाले रहते हैं। अच्छा, गले में खराश को लेकर बड़ी वो कही जाती बात है कि इसके लक्षण में गले में खराश और 3 दिन बाद और ज्यादा तो दिक्कत आने लग जाती है। हाँ, एक्चुअली में खांसी से पहले हम सभी में, जैसे फ्लू में भी होता है तो गले में खरांसी पहले महसूस होती है, लेकिन इस तरह की जो डिजीज है, खास करके ये जो अपनी कोरोना, जिस तरह से मीडिया में और हम सब ने इसका प्रचार जरूरी भी था कि लोग अवेयर हों, लोग सावचेत हों, लेकिन लंबे समय तक इस तरह का वातावरण बनता है, एक भय बनता है, चिंता, एंजाइटी, स्ट्रेस होती है हमारे में। तो कई बार इसके जो लक्षण होते हैं वह असल में लक्षण होते नहीं है हमारे शारीरिक रूप से, पर हमको ऐसा महसूस होता है। सुबह उठते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हमारे गले में कुछ खरांसी हो रही है, बिल्कुल, या हल्का सा ऐसा थकान जैसी लगती है कि आज शरीर टूट रहा है, शरीर थकान हो रही है। तो इतना बहुत ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत होते हैं। लंबे टाइम तक अगर कोई ऐसी परेशानी रहती है तो होती है, तो इनमें ऐसा भी नहीं है कि इमीडिएटली आपको दौड़ना है। अगर आप स्वस्थ हैं तो थोड़ी धैर्य रखें, थोड़ी इस चिंता से अपनी स्ट्रेस को, एंजाइटी को कम करें जी। और फिर भी आपको अगर लगता है कि वास्तव में 2-3 दिन से 4 दिन से लगातार आपके गले में कुछ परेशानी है, दर्द हो रहा है या खांसी हो रही है, तो आप चिकित्सक की सलाह जरूर लें। मतलब घबराहट इससे और बढ़ा देती है। हाँ, बिल्कुल। स्ट्रेस और एंजाइटी जितने भी सिम्टम्स है, ये नहीं, जितनी भी डिजीज के सिम्टम्स है, वो सब उनकी वजह से आ सकते हैं। और वैसे एक मानव धारणा है कि जब भी बीमारी के बारे में पढ़ता है तो उसे लगता है कि ये सारे लक्षण तो मेरे में आ रहे हैं। जी जी जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा पान जी। हम लोग खास करके जब स्टूडेंट होते थे और जैसे जैसे जिस डिजीज के बारे में पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि ये तो हमारे में भी है। जिस डिजीज के बारे में हम ज्यादा सुनते हैं, और इस एरा में तो कम से कम जब एंजाइटी, स्ट्रेस ज्यादा होती है तो आपको मल्टीपल तरह के लक्षण आपको खुद को ही लगने लग जाते हैं। और इसके लिए मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी है, थोड़ी बहुत तो स्वाभाविक है, सभी में होगी, क्योंकि हमें लगता है कि चारों ओर उसको हो गया, उसकी ऐसा प्रॉब्लम हो गई तो हमें भी हो सकती है, हमारे परिवार में या निकट लोगों में भी हो सकती है जी। पर इस स्ट्रेस को आप लंबे टाइम तक बनाए नहीं रखें। इसके लिए खास करके अभी जो दिक्कत आ रही है सोशल मीडिया की, व्हाट्सएप पे इस तरह के वीडियोज आते हैं, इस तरह के संदेश आते हैं कि हम सब घबरा जाते हैं। और गिरते हुए लोग हैं, या कोरोना वार्ड में सीरियस लोग हैं, आईसीयू के अंदर के पेशेंट्स है, सड़कों पर, इस तरह के वीडियोज वगैरह अब देखने लोगों को बंद कर देने चाहिए। यही अनावश्यक भय पैदा करते हैं, इसके सिवाय हमारे किसी काम के नहीं है। तो सावधानियां बरतनी है, क्या लक्षण है या क्या किया जाना चाहिए, ये चीजें जरूर ध्यान रखें जी। पर अनावश्यक इस तरह के समाचार या सोशल मीडिया पे हम सुनते हैं तो ये केवल भय क्रिएट करते हैं, हमें डराते हैं और हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी के लेवल को बढ़ाते हैं। इस दोनों के स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ने से हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है जी, वह कम हो जाती है और इस कारण किसी भी तरह के वायरस इन्फेक्शन के पॉसिबिलिटी हमारे लिए बढ़ जाती है। तो इसलिए ये कम करना जरूरी है। और लंबे समय तक अगर ये स्ट्रेस बनी रहती है तो इस तरह के हमारे में मानसिक बदलाव भी होते हैं, यहाँ तक कि लोग पागलपन का शिकार या अवसाद, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। और इसलिए हमारी सेंट्रल हेल्पलाइन सर्विसेज भी शुरू की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इस तरह से अगर आपको लग रहा है तो आप उनसे कांटेक्ट करें और उनसे सलाह लें। तो इसलिए मेरा ये भी आग्रह रहेगा कि इस तरह की एंजाइटी को अब कम किया जाए। आप घर में मित्रों के साथ में फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूर बनाएं, लेकिन बातें करते रहें और इस तरह के भय वाले समाचार कम देखें। अच्छा, 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो और सीनियर सिटीजन हैं, सावधानी ध्यान रखने योग्य होती बच्चों में? हालांकि 10 साल तक की एज या मोटे तौर पे हम कहें तो 18 साल तक की उम्र में बहुत सीवियर मामले बहुत ही कम आए वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में जी। तो सावधानी जरूर रखनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी चिंता का विषय नहीं है। 1 साल से छोटे बच्चों में इम्यून सिस्टम वगैरह पूरा डेवलप नहीं होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी डेवलप नहीं होती है, तो उनकी अतिरिक्त सावधानी जरूर रखें। बाकी बच्चों को जो अपन सामान्य सभी के लिए सावधानियां बरतनी है, जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग है,
मास्क है, बार बार हर 15-20 मिनट में हाथ धोने हैं, इस तरह की ये सारी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। बाकी कोई ऐसी विशेष चिंता वाला विषय नहीं है। जो सीनियर सिटीजन्स है उनको विशेष रूप से अपना ख्याल रखना है, क्योंकि 60 साल के ऊपर की आयु वर्ग के लोगों में और कोमॉर्बिड कंडीशंस, जैसे अपन ने पहले भी डिस्कस किया कि विभिन्न तरह की जो क्रोनिक डिजीजेज जिनमें ऑलरेडी है, उन दोनों वर्गों में मोर्टेलिटी रेट, जो मृत्यु दर है, वह बहुत काफी ज्यादा है बाकी से। तो इन लोगों को निश्चित रूप से विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि अभी भी जैसे लॉकडाउन से छूट मिलने के बाद में भी कार्यस्थल पे जाने की बात भी जहां तक हो, तो अगर बहुत आवश्यक नहीं हो तो ये लोग जो 60 साल के ऊपर के हैं ये घर में ही रहें, जब तक कि कुछ निश्चित रूप से इसका एक निदान वैक्सीन या ड्रग नहीं आ जाए, या डिजीज स्वतः जो कम हो जाती है अपने आप, हार्ड इम्यूनिटी या इस तरह के किसी भी कारण से, तो वो जब अपने को कुछ अच्छे संकेत मिलने लगे तब वो निकलें तो बेहतर रहेगा। अभी वो लोग घर में रहें। और घर में रहते हुए भी विशेष सावधानी ये रखनी है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक सभी लोग घर में नहीं रह सकते हैं। लोगों को अब जैसे जैसे सरकार छूट देगी तो काम पर भी जाना होगा। तो यंगर जो भी लोग हैं काम पे जाएंगे, वो वापस आके उन लोगों से बहुत क्लोज में नहीं मिले, हाथ मिलना या फिजिकल डिस्टेंसिंग उनकी जरूर रखें। संभव हो अगर उनके घर में तो अलग से उनके लिए कमरा हो जहां वो समय व्यतीत कर सकते हैं, और वहां से वो टेलीफोनिकली, मोबाइल से आजकल की सर्विसेज हैं, तो सभी अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से कांटेक्ट में रहें, ताकि ऐसा भी नहीं कि उनको अकेलापन लगे। और दूर बैठे घर के लोग उनसे बातचीत आराम से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बाकी मूवी देखनी है, टीवी देखनी है, न्यूज है, वो सब तरह के कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, बार बार हाथ धोना, सैनिटाइजर का उपयोग, ये सभी लोग करते रहें। और बहुत ही आवश्यक अगर है, जिनके लिए कई बार ऐसे होते हैं कि वो अकेले ही घर में हैं और कोई काम करने वाला नहीं, उनको काम पे भी जाना है, तो इन विशेष सावधानियों के साथ में हो जाएं, वो बिल्कुल केयरलेस नहीं हो तो उचित रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी को एक बार ये इन्फेक्शन हो जाता है तो उस पे एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है? हाँ, सामान्यतया सभी वायरल डिजीज में ऐसा देखा गया कि एक बार हो गया तो उसमें एंटीबॉडीज बन जाती है, और ज्यादातर डिजीज में वह लाइफ लॉन्ग रहती है। कुछ डिजीज में वो कुछ मंथ तक या इस तरह की रहती है। लेकिन इसमें अभी तक इस मामले पे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है कि इसका किस तरह की एंटीबॉडीज या कितनी लंबी समय तक ये एंटीबॉडीज किसी के शरीर में रहती है। 5 से 6 वीक तक तो नोटिस हुई है कि रहती है। जो आईजीजी एंटीबॉडीज होती है वो 1.5 महीने तक, 2 महीने तक इस तरह का रहता है, 5 से 6 वीक तक। लेकिन उससे लंबी रहेगी या रहेगी, इस पे अभी संदेह है, क्योंकि कुछ लोग कुछ वापस पॉजिटिव टेस्ट भी आ रहे हैं। हालांकि उसमें भी डाउटफुल है कि वो डिजीज है या खाली एंटीजन की कुछ टूटे हुए टुकड़े जैसे आरएनए वायरस के होते हैं, तो उस पे भी संदेह लोग जता रहे हैं। वो डिजीज नहीं कर सकता है, केवल उसका वायरस का आरएनए है जो जिसके कारण पॉजिटिव आ रहा है। पर अभी तक इसमें बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ कि ये एंटीबॉडीज जो बनती है वो आपको हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करेगी या कि एक टाइम भी कुछ समय के लिए ही प्रोटेक्ट करेगी। तो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी बहुत सी बातें हमने सुनी है। हाँ, ये मोटे तौर पे आम आदमी के समझने के लिए छोटी सी बात मैं बता दूं कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या। तो ये हमारा जैसे होता है रक्त है, इसमें सेल्स 3 तरह की सेल्स होती है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है, जिसको हम श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स भी कहते हैं जी। इन सेल्स के अलावा जो लिक्विड होता है ब्लड में वो प्लाज्मा होता है। अच्छा। तो जैसे ही हमारे वायरस है, जिसको हम एंटीजन कहते हैं, वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो वायरस हमारे जिन सेल्स में जाता है उनको जैसे अपने कंप्यूटर में वायरस आता है तो कंप्यूटर वायरस के हवाले हो जाता है, फिर वो वायरस जैसा चाहता है वैसा वो चेंजेस करता है। ठीक हमारी बॉडी में भी ऐसे ही जिन सेल्स में वो जाता है तो उनको वो डायरेक्ट करता है कि मेरी कॉपीज बनाओ, मेरी वंश को बढ़ाना है, तो उसकी वायरस की कॉपीज वो अपनी जो सेल्स है वो बनाने लग जाती है।
तो जैसे 1 लाख वायरस गए तो हो सकता है कुछ घंटों में ही लाखों में या करोड़ों में हो जाते हैं। उनके अगेंस्ट में जो डिफेंस सिस्टम होता है हमारे बॉडी का जी, ये अलग अलग तरह का होता है। बैक्टीरिया के लिए अलग होता है, वायरस के लिए अलग होता है, और कोई नई चीज आए तो उसके लिए अलग होता है। जिस चीज को भी अपना शरीर नहीं पहचानता है उसे हम एंटीजन कहते हैं। तो उस एंटीजन के अगेंस्ट में हमारी जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो इन वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाती है। और वायरस का जो एंटीजन है ये पर्टिकुलर सेल के एक रिसेप्टर पे जाके काम करता है और उस सेल में ऐसे बदलाव करता है कि हमारा वो जो सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी गया तो उसको खराब कर देता है, दूसरे सिस्टम पे गया तो उसको खराब कर देता है जी। तो ये एंटीबॉडीज जो होती है ये तो उसमें प्लाज्मा में डाल दी जाती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम वो बना के उसमें प्लाज्मा में डाल देता है और जो ब्लड जाता है सब जगह तो उसके साथ में एंटीबॉडीज भी जाती है और जहां पर भी उसको एंटीजन मिलता है तो उससे वो बाइंड हो जाती है जी। वो जुड़ जाती है तो रिसेप्टर पे उस एंटीजन को जो काम करना था वो नहीं कर पाता है और हम धीरे धीरे जो एंटीबॉडीज से ज्यादा एंटीजन से ज्यादा जैसे एंटीबॉडीज हो जाएगी तो एंटीजन स्वतः अपने आप खत्म हो जाएगा और हमारी रिकवरी शुरू हो जाती है। उसके बाद में भी काफी लंबे टाइम तक वो एंटीबॉडीज अपने प्लाज्मा में बनती रहती है। तो जैसे ही नया कोई मरीज आया जिसको जरूरत है या वो सीवियर हो गया है, उसको डिजीज सीवियर हो गई है, हम इस तरह के मरीज जो रिकवर हो चुके हैं उनके ब्लड का वो प्लाज्मा लेते हैं और उस प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज होगी सेम इसी वायरस के अगेंस्ट वो प्लाज्मा हम उसके जो नया सीवियर डिजीज वाला जो मरीज आया उसमें हम इंजेक्ट करते हैं। तो वो जैसे रेडीमेड एंटीबॉडीज जाएगी वो उस एंटीजन को खत्म कर देगी और कुछ उसका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी जो बनाएगा तो इस तरह से रिकवर होने में उसको हेल्प मिलती है। लेकिन ये जितना थ्योरेटिकल है इतना ही आसान प्रैक्टिकल कई बार नहीं होता है जी जी। इसलिए अभी ट्रायल बेसिस पे ही ICMR ने इसके लिए परमिशन दी है। अभी जगह ट्रायल बेसिस पे किया जा रहा है। अब कितना सक्सेस होगा, कुछ जगह से रिपोर्ट्स आ रही की काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, कुछ जगह से बहुत ज्यादा ऐसा चमत्कारिक इससे नहीं फायदा हुआ है। तो ये एक समय के बाद में ही हमें पता लगेगा कि कितना फायदेमंद है। एक सिंपल और बात की प्लाज्मा जो डोनेट करते हैं सर, क्या वही सिस्टम में डोनेट करना पड़ता है जो ब्लड डोनेट करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो ब्लड देने की प्रोसेस है ठीक उसी तरह से ये भी एक ब्लड ही लिया जाता है उस व्यक्ति का। और ब्लड के साथ में परेशानी ये है कि ये उसी व्यक्ति को हम जैसे ए ग्रुप वाला है तो ए ग्रुप वाले को ही दे सकते हैं, लेकिन इस ब्लड की अगर सेल्स निकाल दी जाती है केवल प्लाज्मा बचता है तो प्लाज्मा किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। उसका ब्लड ग्रुप चाहे ए बी हो या AB हो, O हो, कोई भी हो, उसको दिया जा सकता है। इसलिए ये और सेल्स के जो नुकसान है वो भी अलग हो जाते हैं। तो प्लाज्मा किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग या खान पान सहायक होते हैं? हाँ निश्चित रूप से योग का बहुत बड़ा रोल है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में और निरोग रहने में। योग को असल में हम लोगों ने जिस तरह से इसका कुछ सालों में फास्ट प्रचार हुआ है उसको केवल एक उसका जो फिजिकल पार्ट है, एक्सरसाइज पार्ट है, उसी को योग समझा है। जबकि अष्टांग योग में केवल ये पार्ट नहीं, ये एक उसका पार्ट है। जबकि जीवन जीने की पूरी कला है, आपको कब उठना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको क्या खाना है, किस तरह से आपको जीवन जीने की पद्धति है, वो पूरा योग है। जी। अगर वो हम ठीक से रख पाते हैं जी तो निश्चित रूप से हमें बहुत बीमारियों से बचने का भी मौका मिलता है और ध्यान वगैरह इससे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के पेशेंट्स को बहुत फायदा हुआ है। वर्ल्ड वाइड ये प्रूव भी हो गया है और बहुत लोग फायदा ले रहे हैं। और बहुत सारी चीजें अपने यहाँ के खान पान में ऐसी हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, लेकिन उन चीजों पे भी बहुत रिसर्च की और प्रमाणिकता की जरूरत है ताकि हम तर्कपूर्वक ये कह सकें कि इसमें ये चीज होती है इसलिए ये फायदा करती है। अभी तक हमारे यहाँ का जो आयुर्वेद जिसे हम कह सकते हैं उसका सिस्टम जो था वो सिर्फ कि ये खाने से ऐसा होता है। मैं नहीं कहता हूँ ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन मेडिकल साइंस जो है एविडेंस मांगती है, हर चीज में साक्ष्य मांगती है। तो जब तक हम उसको एविडेंस बेस्ड नहीं करेंगे तब तक उसको लोग ठीक तरह से नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि इससे वास्तव में कितना फायदा होता है। तो निश्चित रूप से इन चीजों में होता है और हमें लेना चाहिए।
अच्छा, एक उत्सुकता और थी मेरी जी। ये क्वारंटाइन पीरियड जो 14 दिन का है, हाँ हाँ, इसको लेकर के 14 दिन इसमें कैसे निर्धारित हुए? बाबू जी, ये डिजीज है, इसका एक इंक्यूबेशन होता है हर डिजीज का। जैसे आज वायरस ने अपने को इन्फेक्ट किया जी, तो इमीडिएटली आपके वो लक्षण नहीं आएंगे। तो इसमें सामान्य तो एवरेज है, कुछ में तो हालांकि बहुत लेट आते हैं, तो एवरेज ये है कि 2 वीक के अंदर मतलब 14 दिन में आपको लक्षण आ जाते हैं। अच्छा, इसलिए क्वारंटाइन का इतना टाइम रखा है कि अगर तब तक भी लक्षण नहीं आए तो संभावना है कि डिजीज नहीं हो उसको, तो उसके बाद में अपन उसको फ्री कर सकते हैं। निश्चेतना वैज्ञानिक डॉक्टर फतेह सिंह जी भाटी सर, आज कोरोना को लेकर, कोरोना संक्रमण को लेकर आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, श्रोताओं को दी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।